हेलो बच्चों। आज अपन पढ़ने वाले हैं 3D वाला चैप्टर 12th क्लास का। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं तुम्हारे 1 आवर के अंदर सारे 3D के और जो मोस्टली वेक्टर के कंसेप्ट है वो सब रिवाइज करवा दूंगा। तो ये जो 1 आवर तुम इन्वेस्ट करने वाले हो इस वीडियो के ऊपर, ये तुम्हें मोस्टली या मैक्सिमम 4 to 8 मार्क्स दिला सकता है। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें। एक एक बार साइड बाय साइड नोट्स भी रेडी कर लें, क्योंकि एक बार तुम अपने हाथों से लिख लोगे तो तुम्हें अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। स्टार्टिंग के जो बच्चे थ्योरी होती है वो अक्सर पेपर में नहीं आया करती। जेई मेन में मोस्टली जो लास्ट के कंसेप्ट्स होते हैं, ठीक है, वही पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अब लास्ट के कंसेप्ट अगर तुम डायरेक्ट देखोगे तो मे भी हो सकता है कि इतना जल्दी समझ ना आए। तो तुम्हें स्टार्टिंग के ही कंसेप्ट से अपने को वन बाय वन करते हुए लास्ट तक पहुंचना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। अगर तुम्हें स्टार्टिंग के कंसेप्ट पता है बच्चों, तो तुम थोड़ा सा स्किप करके आगे भी ले जा सकते हो। लेकिन 1 आवर बढ़िया आराम से बैठकर इस वीडियो को देखो। इससे तुम्हारे मोस्टली सारी की सारी रिवीजन और समराइज में करके बता दूंगा। ठीक है बच्चों, 3D से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 2022 में बड़े टफ क्वेश्चंस आए हैं। इमेज वाले क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं जो बच्चों से नहीं होते। तो मैंने इसमें इमेज के बारे में भी काफी फोकस किया गया है कि किस तरह से अपने को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों में या तो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, कुछ थ्योरी भी करवा दूंगा। तो आइए बच्चों, चलते हैं हम लोग हमारे 3D वाले चैप्टर के अंदर। इस 3D वाले चैप्टर में बच्चों जो मेनली स्टार्टिंग की थ्योरी आती है वो बहुत ही आसान थ्योरी है। ठीक है, इसको वन बाय वन करते हुए अपन चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है 3D वाला, है ना, टॉपिक डालें 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसको मैंने मोस्टली DRS DCS, स्ट्रेट लाइन और प्लेन, इसमें ही डिवाइड किया गया है। मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। DRS DCS जो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशोज होते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन इन 3D और प्लेन। लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बच्चों, लाइन और प्लेन से मिलकर आते हैं। ठीक है, ये जो DRS है DCS है, ये तो एक मसाला है सब्जी में डालने वाला कि इसकी तो रिक्वायरमेंट होगी होगी। लेकिन पर्टिकुलरली DRS और DCS से क्वेश्चन तो नहीं आते। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर। तो DRS का मतलब तुम्हें पता ही है, डायरेक्शन रेशो। DCS का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो मोस्टली हमारे सामने दो तरह की डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन देखने को मिलते हैं। जब कोई अगर एक वेक्टर है ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, तो डायरेक्ट यहाँ से अगर डायरेक्शन रेशो निकालना हो तो आई कैप जे कैप को हटाकर ये डायरेक्शन रेशो निकल जाता है। आगे इनके कंपोनेंट एबीसी को ही डायरेक्शन रेशो मान लेते हैं। DCS कैसे निकालें? डायरेक्शन रेशो से। तो डायरेक्शन रेशो अगर एबीसी हो बच्चों, तो तुम्हें एबीसी तो लिख देना है और उनके नीचे इन तीनों का स्क्वायर करके रूट लगा देना है, तीनों से डिवाइड कर देना है। तो उससे जो आंसर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को बच्चों एल एम और एन से डिनोट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पेपर में एल एम एन लिखा आ जाए तो तुम उसको डायरेक्शन कोसाइन मान लो। नहीं मानना, नहीं अज्यूम करना। अगर पेपर में लिखा हुआ है कि एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है, तब इसको डायरेक्शन कोसाइन की तरह सोचना है। ठीक है, बच्चे बहुत मिस्टेक करके आते हैं कि एलिमेंट को डायरेक्शन कोसाइन लेट कर लेते हैं, जबकि वहां लिखा हुआ नहीं होता। जब तक उसमें लिखा हुआ नहीं है तब तक तुम्हें इसको नहीं मानना, इसको DRS की तरह ही ट्रीट करके चलना है। ठीक है, एक बात, अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है तो इस डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा कितना होगा? 1। डायरेक्शन कोसाइन क्यों बोलते हैं बच्चों? एल का मतलब होता है कोस एल्फा, इसका मतलब कोस बीटा और इसका मतलब कोस गामा। एल्फा बीटा गामा एक पर्टिकुलर लाइन का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं। मान लो हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है ना, और एक लाइन है जो क्या करती है? एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से एल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। तो इनको अगर कोस लगा दें आगे तो कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो बहुत पुराने टाइम पे इससे भी क्वेश्चन आते थे, आजकल इससे क्वेश्चन आना थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन यूज आ सकता है।
कोस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा भी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब जो मोस्टली पेपर में आता है सेकंड पार्ट कि डायरेक्शन रेशो में तुम्हें 2 पॉइंट दे देगा, वो ए और बी 2 पॉइंट गिवन होंगे बच्चों। अब इन दोनों पॉइंट से डायरेक्शन रेशो कैसे निकालें? तो इन दोनों पॉइंट को माइनस कर दो आपस में, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो इससे करने पर जो ये निकल कर आ रहा है इसको डायरेक्शन ऑफ ए बी बोल देते हैं, ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशो। कैसे ही माइनस करो, x1 में से x2 करो या x2 में से x1 करो, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि या तो a में से b माइनस करना है, b में से a माइनस करना है। ठीक है बच्चों। तो अगर 2 पॉइंट हो तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं? दोनों को माइनस करके, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये काम आता है अक्सर। पहला वाला तो कम ही काम आता है। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, मान लो एक क्यू वेक्टर है जो आपस में पैरेलल है पी के, तो ए बी सी के, सॉरी पी के जो डायरेक्शन रेशो होंगे वही डायरेक्शन रेशो क्यू वेक्टर के भी होंगे। दोनों के डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं बच्चों? सेम सेम होते हैं। डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर के डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं। 2 पॉइंट हो तो दोनों को माइनस करने से जो निकल कर आता है उसको डायरेक्शन रेशो बोल देते हैं। डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालें? ये हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पढ़ लिया था कि इनके स्क्वायर का सम करके डिवाइड कर देते हैं। ये थ्योरी कंप्लीट हो गई बच्चों अपने पास डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो की। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में। ठीक है, 3D के अंदर हम कैसे लाइन की इक्वेशन लिखते हैं? तो बच्चों 3D के अंदर जो लाइन की इक्वेशन लिखी जाती है वो बहुत आसान है। इसको मैंने दो कैटेगराइज में कन्वर्ट किया है, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि हमें ये बोल दिया जाता है, वेक्टर फॉर्म में भी बेसिकली दो पार्ट है। पहला पार्ट ये वाला हो गया और सेकंड पार्ट ये वाला हो गया। ठीक है, पहले पार्ट में हमें गिवन होगा कि एक लाइन है जो किसी पॉइंट ए से पास होती है और वो किसी दूसरी लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है, बी के पैरेलल है और ए पॉइंट से पास होती है। तो बच्चों तुम्हें क्या करना है ना, अभी मैं तुम्हें डेरिवेशन करवा रहा हूँ, बाकी तो तुम्हें ये याद रखना है। ठीक है, तो डायरेक्ट ही याद रख लेते हैं, या फिर तुम यहाँ से इसमें एक आर पॉइंट लेट कर लो तो ये ए आर वेक्टर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए आर वेक्टर इज इक्वल टू किसके पैरेलल है? बी वेक्टर के। तो लेमडा बी वेक्टर कर दिया। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो हम उसको लेमडा या म्यू या कांस्टेंट लगाकर लिख दिया करते हैं। ए आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? आर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। ए को उठा के इधर लाए तो ये वाली जो इक्वेशन आई ये वाली हो गई हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसमें क्या याद रखना है? इसमें ये याद रखना है तुम्हें, या फोकस करने वाली ये बात है कि जो ए वेक्टर होता है ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, उस लाइन पर जो पॉइंट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और कांस्टेंट के बाद जो लिखा होता है वो उसको हम बोल देते हैं डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन। मतलब लेमडा, म्यू या एस या टी या म्यू या के, कुछ भी एक अननोन लगा देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो लिखा होता है वो डायरेक्शन रेशो को रिप्रेजेंट करता है या डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो डायरेक्शन कोसाइन, मैग्नीट्यूड 1 नहीं आ रहा तो डायरेक्शन रेशो। इस बात का ध्यान रखना है, आगे जो लिखा जा रहा है वो पॉइंट लिखा जा रहा है, पीछे जो लिखा जा रहा है वो डायरेक्शन रेशो लिखा जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों अगर हमारे पास एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट हो, मान लो ए और बी दो पॉइंट है, अब इन दोनों से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन पता करनी है। और ये नहीं बोला गया कि ये किसी वेक्टर के पैरेलल है, पैरेलल नहीं बोल रखा। तो हमें इसके अंदर दो चीजों की जरूरत पड़ती है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशो की। तो मैंने अभी भी सिखाया था तुम लोगों को कि अगर दो पॉइंट हो हमारे पास तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं? इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। तो बी वेक्टर में से अगर ए वेक्टर माइनस कर देते हैं तो उससे डायरेक्शन रेशो आ जाएगा। अगर कार्टेशियन में x1 y1 z1 x2 y2 z2 होता तो उनको माइनस कर करके लिख देते, उससे डायरेक्शन रेशो आ जाता कोमा लगा लगा कर। ठीक है सर, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ जाएगा डायरेक्शन रेशो, या ए में से बी भी माइनस कर सकते हो। तो बच्चों कोई भी लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं। तो हमें कौन से पॉइंट गिवन है? ए और बी। तो ए और बी में से तुम कोई भी एक पॉइंट लिख लो, ए वेक्टर लिख लिया और लेमडा लगाकर डायरेक्शन रेशो कितना आ जाएगा? बी माइनस ए। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर तुम ए पॉइंट की जगह पर क्या लिख सकते थे?
बी वेक्टर भी लिख सकते हैं और दोनों को माइनस कर दो, बी माइनस ए वेक्टर। समझ में आ रहा है? पॉइंट को तो आगे लिखना है और डायरेक्शन रेशो को किसी कांस्टेंट लगाकर पीछे लिखना होगा। बिल्कुल क्लियर हो रही है बात बच्चों? तो तुम्हारे पास अगर लाइन की इक्वेशन की जरूरत है तो पॉइंट और डायरेक्शन रेशो दोनों की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट को आगे लिख देते हैं और डायरेक्शन रेशो को पीछे लिख देते हैं। आर वेक्टर को आर वेक्टर ही रहने देते हैं। बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें कि आर वेक्टर को हम एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के लिख सकते हैं अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। अब शुरू होता है गेम कार्टेशियन फॉर्म वाला। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन थी, समझ में आ रहा है? पॉइंट था और डायरेक्शन रेशो थी। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है बच्चों तुम्हें? एक्स वाई जेड जो आता है उसको कार्टेशियन फॉर्म के नाम से जान लिया जाता है, उसको कार्टेशियन फॉर्म बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। तो जो एक्स वन वाई वन जेड वन होता है वो कोई एक पॉइंट हो जाता है, ए पॉइंट लेट कर लो। और नीचे जो लिखा आते हैं ए बी सी और डायरेक्शन रेशो होते हैं लाइन के। अब इसमें तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे पॉइंट तो लिख ही लेते हैं, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, डायरेक्शन रेशो भी लिख देते हैं। लेकिन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट पॉजिटिव वन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ 2x नहीं होना चाहिए था, 1 - x नहीं होना चाहिए था। पहले उसको पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद ही नीचे के डायरेक्शन रेशो को काउंट किया जाएगा। मान लो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं कि इस तरह से है 1 - x/3, है ना, 2y - 4/6 और z - 1/3 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं आ रहा तो पहले पॉजिटिव बनाओ इसको, तो x -1/-3 करना है। y का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 नहीं आ रहा तो यहाँ पर तुम्हें 3 लिख लेते ना, और अच्छे से समझ में आएगा। 3 लिख दिया तो जबरदस्ती 2 बाहर निकाल लो। 2 बाहर निकाला तो कितना हो जाएगा? y - 3/2/6। इसको कैंसिल कर दो 3, तब y का कोफिशिएंट 1 हो गया। इसमें किसी की भी जरूरत नहीं, z-3 का z-3। तो अब जो -3, 3 और नीचे का 3 आया, ये होगा अपने पास डायरेक्शन रेशो। ठीक है बच्चों? अब इसी में ही क्या करना है, अगर हमें कोई एक जनरल पॉइंट लेट करना हो, मान लो मेरे को क्या करना है, एक जनरल पॉइंट लेट करना है, तो इसके इक्वल टू में तुम आर लगा दो। अगर किसी लाइन पर एक तुम्हें जनरल पॉइंट निकालना हो तो तुम इसके इक्वल में क्या लगाकर, आर लगाकर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। इस पूरे को आर के इक्वल कर दो। तो यहां से आ जाएगा x = AR प्लस x1, y इक्वल टू कितना आ जाएगा? BR प्लस y1। इसको इसके इक्वल करेंगे तो z = CR प्लस Z1। तो कोई भी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट लेना हो तो तुम्हें ऐसे इक्वल टू आर कर सकते हो, लेमडा कर सकते हो, म्यू कर सकते हो, R1 R2 जो तुम्हारा दिल करे, कोई भी कांस्टेंट को इधर लिखकर जनरल पॉइंट निकाल सकते हो। ये बहुत बार निकालना पड़ेगा जब बच्चों हमें इमेज निकालना हो, फुटो परपेंडिकुलर निकालना हो, इस सब चीजों में जनरल पॉइंट निकालना ही पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, जनरल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है कि जनरल पॉइंट कैसे निकाला जाता है, इक्वल टू में कुछ करके निकाल लिया जाता है। अब एक और फॉर्म दी हुई है इधर कि अगर 2 पॉइंट फॉर्म आ जाए, मान लो एक लाइन पर 2 पॉइंट है, अब हम कैसे निकालें लाइन की इक्वेशन? तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट और डीआरएस की जरूरत है। मैंने डीआरएस सिखाया था तुम लोगों को कि इन दोनों को आपस में माइनस करने से जो आता है वो डीआरएस आता है। तो नीचे तो डीआरएस लिख देते हैं, ये नीचे डीआरएस लिखे हुए मैंने। अब x1 y1 z1 x2 y2 z2 में से कोई भी एक पॉइंट यहाँ लिख दो, x1 y1 z1 लिख दिया। अब किसी का दिल करेगा नहीं सर मैं तो पॉइंट ये वाला लिखूंगा, तो भाई तू ये वाला पॉइंट लिख दे, x - x2 y - y2 z - z2। लेकिन डीआरएस तो सेम ही रहेंगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। दिखने में लाइन की इक्वेशन अलग अलग आ सकती है लेकिन लाइन की इक्वेशन सेम ही रहेगी। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होने वाला। तुम कोई सी भी लाइन की इक्वेशन लिख के आओ बोर्ड के अंदर तो दोनों में ही राइट लगाएगा। लेकिन जेई मेन के अंदर तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला ऑप्शन में x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट तो नहीं, अपन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं इसको, सिमेट्रिक लाइन फॉर्म। बेसिकली ऊपर वाली भी सिमेट्रिकली फॉर्म थी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा स्पेशल नाम दे दिया सिमेट्रिक फॉर्म। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं सिमेट्रिकल फॉर्म? क्योंकि जब मैं पेपर देने गया था तो मेरे पेपर में ये वाली इक्वेशन लिखी हुई आई थी लाइन की। अब ऐसी लाइन की इक्वेशन मैंने या तो देखी नहीं थी या पढ़ाई नहीं गई थी, या पढ़ाई होगी तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। अब मैं तो यही समझ नहीं पा रहा था कि यार ये भी कोई लाइन की इक्वेशन हो सकती है क्या?
लाइन की इक्वेशन में तो यहाँ भी इक्वल टू आता है, यहाँ भी इक्वल टू आता है, तो मेरे से ये वाला क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो पाया, जबकि 3D के मैं सारे कंसेप्ट पढ़ के गया था। तो बच्चों अपने को इसको भी थोड़ा सा ध्यान में देना है कि अगर इस तरह से कॉमा लगाकर कोई चीज आ जाए और ये बोले कि वो लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इनमें से x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी तो है ही सही। अब तुम्हें इसको इक्वल टू में कैसे लिखना है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, और इस जेड को उठा के दे लेके आओ, तो जेड माइनस जेड वन, और डिवाइड में वन नहीं लिखना, डिवाइड में कितना लिखना है, जीरो। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अगर मैं जीरो को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सब जीरो हो जाएगा, और जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड वन, जो यहाँ पर आ रही है। लेकिन अगर तुमने नीचे इक्वल टू लिख दिया वन, नीचे वन लगा दिया, टू लगा दिया, तो फिर ये वाला चीज कभी भी जेड इक्वल टू जेड वन नहीं आने वाला, ठीक है। इसमें कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ऐसा ही जरूरी नहीं यही आए। मान लो तुम्हारे सामने ऐसे भी आ सकता है, एक्स इक्वल टू एक्स वन, वाई इक्वल टू वाई वन, और जेड इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ हटाओ, जेड इक्वल टू जेड वन। इसको अब हमारे अकॉर्डिंग तो एक्स वन वाई वन जेड वन तो पॉइंट होना चाहिए, लेकिन वो लाइन लाइन बोल रहा है कि नहीं ये लाइन है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें एक्स माइनस एक्स वन अपॉन जीरो लिखना है, वाई माइनस वाई वन अपॉन जीरो लिखना है, और जेड माइनस जेड वन अपॉन जीरो लिखना है, और इसको एक लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो तुम कर सकते हो बच्चों ऐसे, जरूरी नहीं जेड इक्वल टू जेड वन ही आए, वाई इक्वल टू वाई वन आ सकता है, कुछ भी एक आ सकता है, तो तुम उसको इस तरह से कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो एक सिमेट्रिकल फॉर्म है। दूसरी है बच्चों अनसिमेट्रिकल फॉर्म। इसके बारे में बस मैंने यहाँ लिखा हुआ है डिटेल में, जब ये थोड़ा सा चैप्टर कंप्लीट होगा तब बताऊंगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आजकल क्रेज चल रहा है ना, सबका पैशन का दौर आता है, इसी तरह से क्वेश्चंस में भी क्या होता है, कुछ टाइम चलता है, किस टाइम का क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पॉइंट को जरूर याद रखना है। इसमें कैसे क्या बोला जाएगा, किसको हम अनसिमेट्रिकल फॉर्म बोल रहे हैं लाइन की, अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन। अगर ये दो प्लेन ऐसे लिखे हुए होते हैं और इनको बोल दिया जाता है कि ये लाइन की इक्वेशन, अभी प्लेन पढ़ा नहीं अपन ने, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन इस प्लेन की इक्वेशन को लाइन बोलते हैं वो। तो ये समझ में नहीं आता था कि यार तो प्लेन की इक्वेशन है, इसको लाइन क्यों बोल रहे हैं वो लोग। तो बेसिकली वो हमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास ये दो प्लेन है, एक ये प्लेन हो गया, एक कोई दूसरा प्लेन हो गया। अब जो दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस जगह पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन की इक्वेशन बनती है। उस लाइन की इक्वेशन को ये दो प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात कहना चाह रहा है। बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन। लेकिन इतना क्लियर लिखा हुआ नहीं आता पेपर में कि इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन। वो ये बोल देते हैं, दो प्लेन की इक्वेशन बोल देते हैं, और बोल देते हैं कि दोनों प्लेन एक लाइन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन को छुपा देते हैं, वो लाइन नहीं लिखते वो। तो हमें खुद से समझना है कि ये दो प्लेन लिखा हुआ है और लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन। अब इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन कैसे निकालेंगे वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन देखना जरूर, ये मतलब इससे एक क्वेश्चन आता है पेपर में, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इसे कंसेप्ट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आगे जब खत्म होगा वीडियो तब मैं, ऐसे नहीं कि वीडियो खत्म हुआ लास्ट में, तो लास्ट में क्यों बनाया, उसका कारण ये था कि बच्चों अभी प्लेन नहीं पढ़ा अपन ने, इसलिए मैंने वो नहीं बनाया। जब प्लेन पढ़ लेंगे तब मैं वहां पर कंसेप्ट को रिकॉल कर दूंगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो थोड़ी सी जगह छोड़ दो यहाँ पर, ताकि उसको लिख लेंगे अपन अभी चलकर। अब इक्वेशन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, मान लो एक्स एक्सिस की तुम्हें इक्वेशन लिखनी है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखनी, तो एक्स एक्सिस कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स माइनस एक्स वन मतलब जीरो, वाई माइनस वाई वन जीरो, जेड माइनस जेड वन जीरो, पॉइंट लिख दिया। अब नीचे डायरेक्शन कोसाइन कितनी होगी, तो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का, तो एल्फा 0 डिग्री आ गया। बीटा कितना बनाएगा, बीटा का मतलब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। जेड एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना बनाएगी, 90 डिग्री का। तो कोस एल्फा जीरो होने का मतलब कोसाइन कोस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, कोस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, कोस 90 डिग्री भी 0 हो जाएगा। इस वजह से इसके डायरेक्शन कोसाइन 100 आ जाएंगे। इसी तरह से जो वाई एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस से तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो कोस जीरो तो 1 हो जाएगा, कोस बीटा तो
लेकिन बाकी सब 90-90 होने की वजह से जीरो हो जाएगा। तो अगर तुम्हें एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है तो एक्स के नीचे 1 लिख दो, बाकी के नीचे 0 0 लिख दो। वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है तो वाई के नीचे 1 लिख दो, बाकी 0 0 लिख दो। अब पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी लिख सकते हो, तुम ओरिजिन भी लिख सकते हो, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करे वो भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, या नीचे 2 0 0 आने का मतलब तुम समझ जाना कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन है या वाई एक्सिस की इक्वेशन है। अब बात करते हैं अपन शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द स्क्यू लाइन। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन, मतलब इसमें ना 3D एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, इसमें हर पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा चैप्टर है ना। इसमें क्या है कि मतलब उन्होंने हर बार सभी में से क्वेश्चंस देते हैं, जबकि बहुत से चैप्टरों में ऐसा नहीं होता कि सभी पोर्शन में से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सभी पोर्शन में से क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन के अंदर दो टाइप की क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए सारे ही टॉपिक कवर करना पड़ता है। पहले जब हम पढ़ते थे तब तो एक टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन आता था, मतलब एक चैप्टर में से भी एक ही टॉपिक का क्वेश्चन आता था। अब आजकल क्या होता है, एक चैप्टर में से 2-3 टॉपिक को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन के अंदर ही 2-3 सब क्वेश्चन रेडी रखते हैं वो लोग, कि ये आएगा तो उससे ये निकालना है, उससे ये निकालना है। तो ये थोड़ा टफ काम हो गया। सब पहले ये वाला चीज जेई एडवांस में पूछते थे, लेकिन आजकल जेई एडवांस जेई मेंस को लगभग लगभग इक्वल सा ही कर दिया है, मतलब पैटर्न सेम कर दिया है उन्होंने। ठीक है, लेंथी कर दिया है, टफ कर दिया है, तो अपने को सारा पोर्शन कवर करना है। तो इस फॉर्मूले को जरूर बच्चों एक बार रजिस्टर में लिखना। ठीक है, मैं इसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट ही फॉर्मूला बता रहा हूँ। हमारे पास दो लाइनें हैं, आर ए वेक्टर, ए तो पॉइंट हो जाता है, अभी डिटेल में पढ़ा था अपन ने। पी किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशो को। तो ये वाली जो लाइन है ए पॉइंट से पास होती है, और पी इसके डायरेक्शन रेशो है। पी के अंदर कंपोनेंट होंगे P1 P2 P3 जे केप आई केप के केप, तो ऐसे लिखाना है। दूसरी लाइन है जो बी पॉइंट से पास होती है, और क्यू उसके डायरेक्शन रेशो होंगे। स्क्यू लाइन का मतलब वो लाइन होती है जो ना पैरेलल होती है और ना इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक एरोप्लेन के ऊपर से दूसरे, उसके नीचे से दूसरा एरोप्लेन निकल जाना, उसको स्क्यू लाइन बोल देते हैं। ठीक है, ऐसी लाइन 2D के अंदर पॉसिबल नहीं है कि जो इंटरसेक्ट भी नहीं हो और पैरेलल भी नहीं हो। ठीक है, तो उसके बीच के डिस्टेंस कैसे निकाले, तो तुम्हें क्या करना है बच्चों, इन दोनों पॉइंटों को आपस में माइनस करना है। जो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों को आपस में माइनस करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, और पी क्रॉस क्यू दोनों डीआरएस का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अपन ने वेक्टर वाले में पढ़ा था। कुछ डिटरमिनेंट बनाते हैं, आई केप जे केप के केप लिख देते हैं, फिर P1 P2 P3 के पॉइंट लिख देंगे, Q1 Q2 Q3 लिख देंगे। ठीक है, और पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को रट लो अच्छे से, आता है पेपर में, है ना। कंफ्यूजन होता है वहां पर कि यार ए क्रॉस बी करना था, पी क्रॉस क्यू करना था। तो डायरेक्शन का क्रॉस करना होता है और इन पॉइंट को माइनस करना होता है, बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं। ऐसा इसलिए कंफ्यूज होता है क्योंकि इसके नीचे एक और फॉर्मूला लिखेंगे अभी अपन पैरेलल लाइन का, उस वजह से कंफ्यूजन में आते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। अब हमने पढ़ा था बच्चों बॉक्स प्रोडक्ट, ये क्या है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, हाँ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट हो गया है। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो के बीच में क्रॉस और एक के बीच में डॉट होता है। तो a माइनस बी लिख लिया बॉक्स प्रोडक्ट में, पी क्यू और पी क्रॉस क्यू लिख लिया, है ना। बहुत ही आसान काम हो गया। कभी कभी बच्चे इसलिए भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सर हमें वेक्टर फॉर्म में नहीं देकर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन देंगे तो हम क्या फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो बच्चों तुम्हें उसके लिए अलग से फॉर्मूला होता है एक, वो याद नहीं करना। क्या याद रखना है कि क्या तुम इस लाइन से डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हो। तो इस लाइन से डायरेक्शन रेशो कितना आ रहा होगा, A1 B1 C1, तो वही तुम्हारा P वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन A1 I केप B1 J केप C1 K केप, यहाँ C1 K केप लिख देंगे। और पॉइंट क्या हो जाएगा, इनको जीरो कर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो, तो X1 Y1 Z1 आएगी, उस पर आई केप जे केप के केप लगाते हैं, पॉइंट हो गया। तो पहली लाइन का पॉइंट और डायरेक्शन रेशो रेडी हो गया। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन से अगर मेरे को डायरेक्शन रेशो निकालना हो तो A2 B2 C2 लिख दिया। अब उसको क्यू वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, A2 I केप B2 J केप C2 K केप, और पॉइंट क्या जाएगा X2 Y2 Z2, तो ये हो गया बी वेक्टर वाला पॉइंट। तो दोनों पॉइंट मिल गए, दोनों के डायरेक्शन रेशो मिल गए, तो यही फॉर्मूला लगाकर तुम कार्टेशियन में भी आंसर निकाल सकते हो। उसके लिए अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है,
है ना। मैं तो ऐसे ही याद करके गया था तो आसान था, लेकिन 2-3 बार लिखना तब जाकर याद होता है, क्योंकि अभी बहुत प्रेशर होगा तुम्हारे दिमाग के ऊपर, बहुत सारे फॉर्मूले घूम रहे होंगे, है ना। देख देख के मत लिखना कि हाँ मेरे को याद हो जाएगा, मैं कर लूंगा, वहां आएगा तो कर लूंगा, नहीं होता बच्चों। अभी तुम 1-2 बार इसको लिख लो, ताकि तुम्हें कंफर्म रहे कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा। है क्वेश्चंस करने बैठो तो एक बार खुद से लिखने की ट्राई करो, बिना देखे देख फॉर्मूला। अगर तुमसे हो पा रहा है अभी तो वहां पर भी हो जाएगा, अभी नहीं हो पा रहा तो प्रैक्टिस करो और फिर होगा। अब इसी के अंदर बच्चों एक तो ये पूछ लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन, है ना, एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा कर वो ये भी पूछ लेते हैं कि टू लाइंस आर कोप्लेनर। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 में, उससे पहले भी आए हैं बहुत बार, कि दो लाइनें हैं जो कोप्लेनर है, ठीक है। अब दे आर कोप्लेनर का मतलब फिर वो स्क्यू लाइन नहीं हो सकती बच्चों। स्क्यू लाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उनका प्लेन चेंज होना पड़ेगा उनको, ठीक है। अगर एक किसी प्लेन में है तो कोई दूसरी लाइन किसी दूसरे प्लेन में ही होगी। अगर एक ही प्लेन में है दो लाइनें तो वो आपस में या तो कट करेगी या फिर पैरेलल रही होगी, या तो इंटरसेक्ट करेगी या फिर पैरेलल रही होगी, एक ही प्लेन में है तो। लेकिन अगर अलग अलग प्लेन में है तभी लाइन ना तो इंटरसेक्ट करेगी ना पैरेलल होगी। तो इन सभी लाइनों का एक ही मतलब है कि अगर लाइनें कोप्लेनर है तो लाइनें या तो पैरेलल हो रही होगी या फिर इंटरसेक्टिंग कर रही होगी, या दोनों केस हो सकता है। दोनों केस का मतलब क्या हो रहा होगा, कोइंसाइड हो रहा होगा, ताकि पैरेलल भी हो जाए और इंटरसेक्टिंग भी हो जाए। तो तुम्हें इतनी बड़ी चौड़ी रामायण नहीं लिख कर देंगे कि पैरेलल है इंटरसेक्टिंग है ये है वो करके, नहीं, वो तो तुमसे बोल देंगे कि दो लाइनें पैरेलल है। तो तुम इस कंसेप्ट को उसके अंदर फिट कर सकते हो। उसके अंदर कैसे फिट कर सकते हैं कि दो लाइनें कोप्लेनर है, तो दो लाइनें कोप्लेनर है, ठीक है बच्चों, और लाइन पैरेलल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लाइन पैरेलल भी नहीं है। पैरेलल का कैसे पता लगेगा, इसमें थोड़ा सा ये है कि लाइनें पैरेलल भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए है कंडीशन, नॉट पैरेलल, नॉट इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग ओनली, है ना, इंटरसेक्टिंग। या फिर ये भी लिख दो, है ना, सबके लिए लिख लो तुम तो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, इतना घुमा फिरना नहीं है। पैरेलल और इंटरसेक्टिंग दोनों के लिए चल जाएगा ना, मैं आगे वाली कंडीशन बता दूंगा फिर तुम्हें। तो कोप्लेनर आ जाए इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पी और क्यू सेम सेम भी होगा तब भी बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो जीरो आ रही होगी। तो यहां से उठाते हैं कि दो लाइनें अगर कोप्लेनर है तो उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट आने वाला है, उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट आने वाला है वो वैल्यू जीरो होगी। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी। ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। क्योंकि कोप्लेनर है तो स्क्यू नहीं होगी, स्क्यू नहीं होगी तो एक दूसरे को कट कर रही होगी। तो यहाँ पर a माइनस बी, पी और क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स प्रोडक्ट आ रहा है a माइनस बी, पी वेक्टर क्यू वेक्टर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मन में सोचते हैं कि p और q सर पैरेलल होगी तब क्या हो रहा होगा। बच्चों p और q पैरेलल हो रही होगी तो p और q की वैल्यू सेम आएगी। सेम आएगी तब भी बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई दो चीजें सेम आ जाए तो उसका आंसर जीरो होता है। तो पैरेलल आए चाहे इंटरसेक्टिंग आए, इसका आंसर हमेशा जीरो होने वाला है। तो जब दो लाइनें कोप्लेनर आए तब तुम्हें इसका यूज करना है, इसका ये मतलब होता है। इसमें हमसे क्या पूछा गया होगा, तुम्हें दो लाइनों की इक्वेशन दी हुई होगी, डायरेक्शन रेशो गिवन होगा, दोनों पॉइंट गिवन होंगे, लेकिन हो सकता है दोनों पॉइंट में से कोई एक चीज अननोन दे दे। मान लो यहाँ 1 अल्फा 2 दे दिया तो अल्फा की वैल्यू पता करो। हो सकता है डायरेक्शन रेशो में कोई एक अननोन दे दे, तब तुम इसके अंदर डिटरमिनेंट बनाकर उसको सोल्व करोगे तो उस अननोन की वैल्यू आ जाएगी। तो 2020 के क्वेश्चंस में से एक ऐसा क्वेश्चन जरूर था बच्चों, उसको जरूर देखें। वो जब भी नॉन कोप्लेनर आए तो तुम्हें बॉक्स प्रोडक्ट लगा देना है, ठीक है, उसको जीरो कर देना है, कोप्लेनर पूछे तो। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन जो कि आपस में क्या है, पैरेलल है। दो लाइनें जो आपस में पैरेलल है, पैरेलल के लिए देखो ये दोनों के मैंने क्या लिख दिया, इक्वल इक्वल लिख दिया। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, अभी भी दोनों पॉइंटों को माइनस करना है, a माइनस बी क्रॉस पी वेक्टर, जबकि इससे पहले वाले में डॉट आ रहा था। तो a माइनस बी क्रॉस पी वेक्टर अपॉन पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है।
अब आते हैं अपन जिससे 2022 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हम लोग इस पॉइंट को पढ़ने के बाद अगर पानी वानी पी लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस पॉइंट को अच्छे से समझो। इस पॉइंट के अंदर बच्चों तुमसे या हमसे ये पूछा जाएगा कि इमेज या फिर पुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन फ्रॉम अ पॉइंट अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा पॉइंट से या किसी भी एक पॉइंट से इस लाइन पर तुम्हें या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है या फिर इमेज निकालनी है। ठीक है, अब हमें जो पढ़ाया जाता है क्लास के अंदर बेसिकली वो प्लेन का पढ़ाया जाता है। प्लेन का फॉर्मूला होता है, एक सिंपल सा जो 2D में फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला प्लेन में भी लग जाता है, नॉर्मल आता है। अगर प्लेन के अबाउट हमसे इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछते किसी पॉइंट के तो निकालना बहुत आसान था। लेकिन वो किसके अबाउट पूछने लगे हैं आजकल? लाइन के अबाउट, जिसका कोई डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा और प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रोसीजर पता करने जा रहे हैं कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में कैसे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज निकालें। तो बच्चों सबसे पहले तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई होगी, है ना, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, है ना, ये वाली लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, और एक पॉइंट दिया होगा अल्फा बीटा गामा। अब किस तरह से अपन, सबसे पहले तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फिर इमेज निकालना है, ये प्रोसीजर है। तो तुम्हें क्या करना होगा बच्चों? सबसे पहला काम, तुम्हें इस लाइन पर कोई एक पॉइंट लेट करना होगा, जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट लेट करने का एक तरीका था बच्चों हमारे पास कि इक्वल टू में आर लेमडा म्यू क्यू लगा दो, है ना, ऐसा बताया था मैंने। और एक्स पूरे को इसके इक्वल कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए आर प्लस एक्स वन, वाई की वैल्यू आ जाएगी बी आर प्लस वाई वन, और जेड की वैल्यू आ जाएगी सी आर प्लस जेड वन। ठीक लग रहा है बच्चों? जनरल पॉइंट आ गया तुम्हारे पास। ठीक है ना, एक्स वाई जेड वाला जनरल पॉइंट आ गया है। अब बच्चों देखो, ये लाइन और ये लाइन, एम वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि फुट निकाल रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर होगी। तो इस वाली ब्लू कलर वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो कितने हैं अपने पास? ए बी सी। और इस एम वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो कितने हो सकते हैं? तो मैंने बताया था कि अगर किसी लाइन पर दो पॉइंट हो तो उनके डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं? माइनस करके निकालते हैं। तो मैंने यहाँ निकाले हुए हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन एल। एल वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो ए बी सी हो गए, और ए एम वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे? इन दोनों को आपस में माइनस कर लो, एक्स में से एल्फा माइनस कर दो, एक्स कितना है? ए आर प्लस एक्स वन। तो ए आर प्लस एक्स वन माइनस एल्फा, बी आर प्लस वाई वन माइनस बीटा, और सी आर प्लस जेड वन माइनस गामा। ये गामा आ गया। ये किसके डायरेक्शन रेशो हो गए? एम के। अब एम वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है बच्चों। कोई भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाना होता है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। ठीक है, तो हमें एम और एबीसी के बीच में ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन थीटा 90 डिग्री होने की वजह से बच्चों क्या लिखेंगे अपन? केवल एल, यहाँ पर एक तो एल वाली लाइन हो गई, डॉट एम वेक्टर, दोनों के बीच में 90 डिग्री होने की वजह से कोस जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट कर दो, है ना। इसके पीछे आई केप जे केप के केप लगा दो, इसके पीछे भी आई केप जे केप के केप लगा दो, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो बच्चों? आर की वैल्यू निकाल लो। इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, बस अभी थोड़ा जनरल पढ़ रहे हैं ना इसलिए ऐसा लग रहा है। जैसे तुम्हारे पास आर की वैल्यू निकलेगी, वो आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो यहां से कौन सा पॉइंट निकल जाएगा बच्चों तुम्हारे पास? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एम जो पॉइंट आएगा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल चुका है, तो अब तुम्हें इमेज निकालनी है। तो इमेज क्या होती है? जितना ऊपर वाला पॉइंट होगा उतना नीचे होगा, मतलब ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल इक्वल होगी। तो एम वाला पॉइंट ए और ए डेज का क्या हो जाएगा? सॉरी, मिड पॉइंट हो जाएगा। एम क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। किसका? ए और ए डेज का। तो मिड पॉइंट को कैसे निकालते हैं बच्चों? देखो, एल्फा प्लस एक्स डेज बाई टू इज इक्वल टू एक्स कर देंगे। तो यहां से एक्स डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x माइनस एल्फा।
इसी तरह से अपन बीटा प्लस वाई डेस अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो वाई डेस इज इक्वल टू आ जाएगा 2y माइनस बीटा। ऐसे जेड डेस निकाल लेंगे तो इमेज निकल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक बार तुम्हें क्या करना है, फिर से या तो रिवाइज कर लो या मैं रिवाइज करवा देता हूँ, कि तुम्हें सबसे पहले जिस लाइन पर परपेंडिकुलर या इमेज निकालना है उसके परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालने पड़ेंगे। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालें, इस लाइन पर सबसे पहले एक जनरल पॉइंट ले लो और उस जनरल पॉइंट और जो पॉइंट गिवन है उन दोनों को माइनस करके एम के डायरेक्शन रेशो निकाल लो। एल के डायरेक्शन रेशो तुम्हारे पास होंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से आर की वैल्यू आ जाएगी। आर से जनरल पॉइंट आ गया, मतलब फुटो परपेंडिकुलर आ गया। फिर दोनों के बीच में मिड पॉइंट लगाकर हम इमेज निकाल लेंगे। अगर इमेज पूछा तो इमेज निकाल लेंगे, फुटो परपेंडिकुलर पूछा तो फुटो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट अपन चलते हैं प्लेन की तरफ। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो पॉइंट ए एंड नॉर्मल एंड वेक्टर। एक प्लेन की इक्वेशन है जो कहां से पास होती है, ए वेक्टर से पास होती है, मतलब किसी एक पॉइंट से पास होती है प्यारे प्यारे बच्चों, और उसके नॉर्मल का वेक्टर है एन वेक्टर। तो हम ये इस पर एक जनरल पॉइंट ले सकते हैं आर वेक्टर। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे तो ए आर वेक्टर बन जाएगा। ए आर और ए आर वेक्टर और ए नॉर्मल वेक्टर। अब ए आर वेक्टर तो प्लेन के ऊपर है और एन वेक्टर ऊपर आ गया प्लेन पर, तो दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे, परपेंडिकुलर हो रहे होंगे। तो ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा होगा। ए आर को अपन आर माइनस ए डॉट एन लिख सकते हैं। एन वेक्टर को इधर डॉट प्रोडक्ट किया तो आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन। तो आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए डॉट एन वेक्टर। ए डॉट एन वेक्टर को अपन एक कांस्टेंट की तरह डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल पॉइंट हो गया वेक्टर फॉर्म में। तो ठीक है बच्चों, अगर हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये जनरल प्लेन हो गया। ये वाला डी और इस वाले डी में डिफरेंस है ना, ये माइनस में, माइनस का डिफरेंस है दोनों दोनों में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी डी भी किसी के इक्वल होता है तो तुम मत परेशान हो, डी किसके इक्वल होता है। अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशो है, ए बी सी क्या हो, डीसीएस हो। डीसीएस का मतलब है इनका स्क्वायर करने पर सम बना है। तो डी क्या होगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तुम्हें याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, अभी आगे मैं याद करवा दूंगा। लेकिन इससे भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि तुम्हें एक जनरल इक्वेशन ये याद रखनी है। ठीक है बच्चों, अब जनरल इक्वेशन में, अब ध्यान से सुनो, जो ये ए बी सी है वो किसके डायरेक्शन रेशो है। तो ये जो ए बी सी जो आ रहे हैं एक्स वाई जेड के आगे, ये प्लेन के डायरेक्शन रेशो है। किसके डायरेक्शन रेशो है, प्लेन के डायरेक्शन रेशो। प्लेन के डायरेक्शन रेशो क्या है, ए बी सी। तो बेसिकली वो तुमसे प्लेन के डायरेक्शन रेशो बोलेंगे, जबकि प्लेन के डायरेक्शन होने के साथ साथ ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होते हैं। ए बी सी किसके डायरेक्शन रेशो होते हैं, नॉर्मल के। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करना है तो तुम्हें माइंड में ये याद रखना पड़ेगा कि जो एक्स वाई जेड के आगे लिखा हुआ होता है वो बेसिकली एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन रेशो होते हैं जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर लाइन। समझ में आ रहा है बच्चों, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, मैं बात लिख लो तुम्हारी लोकल लैंग्वेज में, कि ए बी सी का क्या मतलब होता है। एक्स वाई जेड के आगे के कोफिशिएंट का ये मतलब होता है कि वो प्लेन के डायरेक्शन रेशो होते हैं। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो प्लेन के डायरेक्शन के तो हो ना हो, उसका मतलब है कि प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन जितनी भी होगी उन सबका डायरेक्शन रेशो क्या होगा, ए बी सी होगा। ठीक है, इससे तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगी कि एबीसी जो प्लेन के डायरेक्शन रेशो है वो बेसिकली नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है, और नॉर्मल का मतलब होता है प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास मोस्टली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है कि अगर हमें एक पॉइंट गिवन हो और डायरेक्शन रेशो पता हो, किसके डायरेक्शन पता हो, प्लेन के या फिर नॉर्मल के, किसी भी एक के डायरेक्शन रेशो पता हो, तो x माइनस एक्स वन कर देंगे। पॉइंट कौन सा पता हो, x1 y1 z1। अगर पॉइंट पता है x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन कर देंगे।
और ए बी सी प्लेन के डायरेक्शन रेशो बोल लो या फिर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो बोल लो। इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे तो इक्वल टू में 0 आ जाएगा। इसमें डी नहीं आता, इनको आपस में सोल्व करोगे तो जो कांस्टेंट आएगा उसको डी बोल देंगे, है ना। इसमें प्लस डी नहीं मत लिखना। ए एक्स माइनस एक्स वन, बी वाई माइनस वाई वन, सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखें। तो 3D में बच्चों मैंने केवल तुम्हारे लिए वो टॉपिक अभी रिवाइज करवा रहा हूँ जो मोस्टली क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्लेन में पहली फॉर्म पढ़ ली अपन ने वेक्टर फॉर्म, दूसरी पढ़ ली जनरल पॉइंट फॉर्म, तीसरी फॉर्म फॉर्म है पॉइंट और नॉर्मल या पॉइंट और डीआरएस फॉर्म, थर्ड फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब है बच्चों एक प्लेन अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को ए बी सी पर कट करे तो उस प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। मतलब एक्स वाई जेड के नीचे आ रहे हो एबीसी वो इंटरसेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कब यूज करना है, जब तुम्हें इंटरसेप्ट गिवन हो या इंटरसेप्ट पूछे गए हो तब इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर इंटरसेप्ट निकालना है, मान लो तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, क्या निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो इस प्लेन की इक्वेशन में वाई और जेड दोनों को जीरो कर दो। तो y और z जीरो आते, x की वैल्यू क्या आ गई a, तो ये हो गया x इंटरसेप्ट। अगर तुम्हें y इंटरसेप्ट निकालना है बच्चों तो x की वैल्यू को जीरो कर दो, z जीरो कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू b। तो ऐसे तुम दो को जीरो करके तीसरे वाला इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है फिफ्थ वाला, है ना। एक एक और फॉर्म होती है 3 पॉइंट फॉर्म, है ना, वो लिखी नहीं है यहाँ पर। 3 पॉइंट फॉर्म भी मैं लिखवा देता हूँ कि मान लो अगर हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन है बच्चों और उसमें 3 पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो और प्लेन की इक्वेशन पूछी गई है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। मान लो ए का पॉइंट में है एक्स वन वाई वन जेड वन, बी है एक्स टू वाई टू जेड टू, सी है एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। तो तुम्हें कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेना है, ए वाले पॉइंट को बाकी दोनों पॉइंटों में से माइनस करना है और एक जनरल पॉइंट में से माइनस करना है। मान लो जनरल पॉइंट ले लिया मैंने एक्स वाई जेड, तो एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन कर दिया। और ए वाले पॉइंट को बाकी दो पॉइंट में से माइनस करना है, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट अपने पास आ गए, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर 3 पॉइंट फॉर्म में तो ऐसे निकाल सकते हो। अब हम आगे चलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। अब ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस इन 2 पॉइंट को याद रखो। मतलब तुम्हें एक तो इमेज वाला कंसेप्ट याद रखना था और इक्वेशन ऑफ प्लेन, इन दो चीजों पे इंपॉर्टेंट है ना, ये दो चीजें पूछी जाती है। बेसिकली इससे ऊपर वाला पढ़ा पूछा हो तो स्टैंडर्ड हो गया, वो तो बहुत सारी बुक्स में है, एनसीईआरटी में है, तुम वहां से कर सकते हो। लेकिन जो फिफ्थ और सिक्स वाला ऐसे पॉइंट है बच्चों, फिफ्थ और सिक्स ऐसे पॉइंट है जो बुक्स की थ्योरी में नहीं होते, एनसीईआरटी में नहीं होते, बेसिकली इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन से थ्योरी जनरेट करिए। तो हमसे क्या बोला जाएगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पता करो जो कंटेन टू लाइन, दो लाइन को कंटेन करती है। दो कौन कौन सी लाइन, एक व्हाइट कलर वाली, एक ब्लू कलर वाली। व्हाइट में x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन है, ऐसी ये वाली लाइन है, दूसरी ये वाली लाइन। इसमें हमारे पास डायरेक्शन रेशो है ए टू बी टू सी टू, इसके डायरेक्शन रेशो है ए वन बी वन सी वन। इसको ऊपर से देखकर तुम बता सकते हो कि इस लाइन पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा होगा, एक्स वन वाई वन जेड वन, तो यहाँ एक्स वन वाई वन जेड वन पुट कर दिया। ऊपर से देख के बता सकते हो कि इसका कौन सा पॉइंट आ रहा होगा इसमें, एक्स टू वाई टू जेड टू। अब बच्चों हमें कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो बेसिकली हमें कैसे निकालेंगे, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। मतलब हमें एक्स वन वाई वन जेड वन एक पॉइंट चाहिए और ए बी सी हमें क्या चाहिए, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो कैसे निकालें, पॉइंट तो मिल ही जाएगा, एक्स वन वाई वन जेड वन दो पॉइंट है, या तो तुम एक्स वन वाई वन जेड वन ले लो, एक्स टू वाई टू जेड टू ले लो, यहाँ पुट कर दो तो पॉइंट तो मिल गया। अब डायरेक्शन रेशो कौन बताएगा, नॉर्मल के या बेसिकली प्लेन के और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो सेम है। झूठ बोलते हैं अपन से, प्लेन के कोई डायरेक्शन रेशो नहीं होते,
नॉर्मल के ही डायरेक्शन रेशो होते हैं, लेकिन उसको प्लेन प्लेन के डायरेक्शन रेशो बोल दिया जाता है। सच बात तो ये है। तो हमें नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो चाहिए प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए। तो बच्चों अगर हमारे पास इस लाइन का डायरेक्शन रेशो पता है A1 B1 C1, और नीचे वाली का भी पता है A2 B2 C2, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से, ऐसे तो पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर दो वेक्टर है A वेक्टर और B वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन का वेक्टर आ जाता है, परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाता है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से। तो बेसिकली इस लाइन और इस लाइन के डायरेक्शन रेशो का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो इससे परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल का डायरेक्शन रेशो आ जाएगा। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। तो तुम्हें अगर डीआरएस ऑफ नॉर्मल निकालना है, जो दो लाइनें इसके अंदर कंटेन करती है और उनके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशो चाहिए, तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशो का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट का यूज करके आई कैप जे कैप के कैप A1 B1 C1 A2 B2 C2 से। ठीक है, थोड़ा सा बोर भी हो रहे होंगे लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, करते चलो। अभी तो अभी तुम्हारे पढ़ाई का टाइम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टॉपिक खींच के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी करीबन 15 मिनट की और थ्योरी है। तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल आ गया दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने से, और पॉइंट पता ही था तो हमने एक प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर लिख दी है। यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, एक ही बात है ना। अब 6 पॉइंट में क्या बोलते हैं वो लोग कि एक प्लेन है जो एक लाइन को कंटेन करता है और एक पॉइंट को कंटेन करता है। अब ये दो लाइनों को नहीं कंटेन कर रहा, अब किसको कंटेन कर रहा है? केवल एक लाइन और एक पॉइंट को। तो अब हमें इसमें पॉइंट और डायरेक्शन रेशो चाहिए किसी भी प्लेन की इक्वेशन के लिए, है ना। पॉइंट और डायरेक्शन रेशो चाहिए। तो बच्चे पॉइंट तो दो है अपने पास, x1 y1 z1, लेकिन डायरेक्शन रेशो इसका तो A1 B1 C1 ही पता है। दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशो और पता चल जाता तो हम लोग क्या करते, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते। तो इस A और B दोनों को मिलाने से एक लाइन बनाई जा सकती है। इन दोनों को मिलाने से एक लाइन की इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो उससे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास एक और डायरेक्शन रेशो आ जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो आ जाएगा। अब इस लाइन और इस लाइन के डायरेक्शन रेशो का क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमारे पास उस एक नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो आ जाएगी, जो प्लेन के डायरेक्शन रेशो होंगे। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो, एक लाइन के डायरेक्शन रेशो, उन दोनों पॉइंटों का डायरेक्शन रेशो को माइनस कर दो। इसका पॉइंट कैसे पता लगेगा? इस लाइन से पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन चलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन की तरफ। ठीक है, फिफ्थ और 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं फैमिली ऑफ प्लेन। फैमिली ऑफ प्लेन, अगर हमें दो प्लेन गिवन है तो कैसे प्लेन की तीसरे प्लेन की इक्वेशन निकालें। मान लो हमारे पास एक प्लेन तो ये वाला है बच्चों, ठीक है, दूसरा प्लेन हमारे पास ये वाला हो गया, और हमें कोई तीसरे प्लेन की इक्वेशन पता करनी है इन दोनों के इंटरसेक्शन से। व्हाइट और ब्लू कलर वाले से बहुत सारे पॉइंट पास हो सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, दूसरे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, लेमडा मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस कर देना है। तो इससे जो एक इक्वेशन आएगी वो किसकी इक्वेशन आ जाएगी? एक प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। मान लो तुमने क्या करा, P1 कर दिया, P2 को लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू 0 कर दो। लेकिन मल्टीप्लाई सॉरी P1 और P2 को लेमडा से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर छोड़ना नहीं है, उसको इस फॉर्म में लिखना है। मान लो A1x आ रहा है, इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा A2x आएगा। दोनों को एक साथ करके लिखेंगे A1 प्लस लेमडा A2x। ठीक है, B1 प्लस B2 लेमडा वाई, ऐसे एक साथ एक्स वाई जेड लिखना है ना। C1 प्लस लेमडा C2 जेड प्लस D1 प्लस लेमडा D2 इक्वल टू 0। एक प्लेन की इक्वेशन आई। और जो प्लेन इक्वेशन आ रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, उसके डायरेक्शन रेशो ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे, वो इंटरसेक्शन से पास होने वाले डायरेक्शन के रेशो आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बार हमें क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन ना देकर वेक्टर फॉर्म में प्लेन दिया हुआ होता है। तो वेक्टर फॉर्म को तुम कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों। आर वेक्टर की जगह पर तुम लिख दो एक्स आई के वाई जे के जेड के, और N1 की जगह लिख दो A1 B1 C1 के। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से कितना आ रहा होगा? देखो A1x प्लस B1y प्लस C1z और इक्वल टू, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया, इक्वल टू में डी लगा दो।
डी की मत टेंशन करो, पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप सेट कर देता है वो, जब लास्ट में आंसर निकलते तो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो तुम वेक्टर वाले प्लेन को नॉर्मल वाले प्लेन में कन्वर्ट करके सारी ही चीजें कर सकते हो। वेक्टर वाले को कार्टेशियन में कन्वर्ट करके तुम जो भी फॉर्मूले अभी तक पढ़ते हुए आए हैं वो यूज कर सकते हो। अब इसी के अंदर हम 8th नंबर का पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन। दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस। तो सबसे पहले इनके बीच की जो डिस्टेंस निकालेंगे उसका तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ए बी सी इक्वल इक्वल आएंगे तभी तो पैरेलल प्लेन होंगे। लेकिन बहुत बार ऐसे दे दिया जाता है 2x + 3y + 4z + 5 = 0 और 4x + 6y + 8z + 7 = 0। अब इसका डायरेक्शन रेशो 2 3 4 है, इसका है 4 6 8। लेकिन इनको अपन कट करें तो ये भी 2 3 4 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, D1 और D2 को लेते वक्त ध्यान रखना है कि इनके कोफिशिएंट को आपस में सेम कर दो। जैसे 4 6 8 आ रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 4 6 8 हो जाएगा। अब 5 का 10 हो जाएगा, तो इसका जो D होगा वो 10 होगा और D2 होगा वो 7 होगा। तो दो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन का ये फॉर्मूला होता है D1 - D2 डिवाइडेड बाई √a² + b² + c²। तो एबीसी कौन से लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहे होंगे उनको अपन एबीसी ले लेंगे। कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 1/2 से, वो डिपेंड करता है कि तुम इसको सेम बनाना है। ठीक है। अब इनमें से भी डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल से भी कमी क्वेश्चन आते हैं, मेन आते हैं आजकल इमेज वाले। तो इमेज पे वापस फोकस करते हैं। ठीक है। अब पहले प्लेन के आते थे हमारे टाइम, तो हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया। आजकल प्लेन इमेज निकालने हैं लेकिन विदाउट प्लेन, मतलब लाइन के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए बोला जाता है। एक पॉइंट का इमेज निकालना है लाइन के रेस्पेक्ट में। तो ये ऊपर पढ़ के आए हैं अभी थोड़ी देर पहले अपन, कि इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट ले लेंगे आर लगाकर, उससे तुम्हारे पास ये पॉइंट आ जाएगा आर वाला, फिर दोनों के बीच में माइनस करके इसके डीआरएस आ जाएंगे। इसके डीआरएस हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट करके एम वाला एफ वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, उससे पीडीएस आ जाएगा। ये लाइन वाले केस में करना था। प्लेन वाले में तुम्हें कुछ नहीं करना बच्चों। अगर x1 y1 z1 का तुम्हें, ठीक है, x1 y1 z1 एक पॉइंट अगर तुम्हारे पास गिवन है और उसकी इमेज निकालनी है अल्फा बीटा गामा, तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली जिसकी इमेज निकालनी है उसको तुम अल्फा बीटा गामा लिख सकते हो, और x1 y1 z1 यहाँ लिख दो, दोनों को माइनस करके अल्फा -x1 बीटा -y1 z माइनस, और उस प्लेन के डायरेक्शन रेशो लिख दो। बेसिकली प्लेन के डायरेक्शन रेशो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशो सेम ही होंगे, या उनका रेशो सेम आएगा, क्योंकि जो प्लेन के डायरेक्शन रेशो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो होते हैं, और नॉर्मल और रे वाली लाइन तो आपस में क्या होती है बच्चों, पैरेलली होती है। ठीक है। तो इसके लाइन के डायरेक्शन रेशो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो सेम होंगे तो डिवाइड कर सकते हो। इक्वल टू में क्या करना है, -2, जिस पॉइंट का इमेज निकालना है उस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पर, ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइडेड बाई a² + b² + c², ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है। और अगर तुम्हारे पास एक प्लेन है और अल्फा बीटा गामा एक पॉइंट है, या x1 y1 z1 एक पॉइंट है, और तुम्हें इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी, कोऑर्डिनेट नहीं निकालने, तो तुम डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला कर सकते हो कि इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो, ax1 + by1 + cz1, जैसे अपन ने स्ट्रेट लाइन में भी करते थे, और डिवाइडेड बाई √a² + b² + c² कर सकते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ रूट मत लगा देना, है ना, यहाँ रूट नहीं आता, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में रूट आता है। तो -2 लगाकर पॉइंट पुट करके ये लिखने से तुम्हारे पास किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब इस पूरे को इसके इक्वल कर देना है, वहां से तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस पूरे को बीटा के इक्वल करके बीटा की आ जाएगी, गामा की वैल्यू आ जाएगी, तो अल्फा बीटा गामा से इमेज आ जाएगा। अगर पुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तुम लोगों को, इस -2 को यहाँ से हटा दो, और बाकी ऐसा का ऐसा रहने दो। -2 को नहीं, 2 को हटा दो, केवल माइनस तो रहने दो, माइनस दिस। तो इफ यू वांट टू पुट ऑफ परपेंडिकुलर देन रिमूव 2 को हटाने से वापिस से जो अल्फा बीटा गामा थे वो क्या बन जाएंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब इमेज जो निकालते हैं वो पॉइंट की ही इमेज निकाली भी हम लोगों ने, लेकिन आजकल क्या करते हैं कि पॉइंट की इमेज तो पूछते ही हैं, उसके साथ साथ लाइन की इमेज भी पूछ लेते हैं। तो लाइन की इमेज भी निकाल लेते हैं अपन, कौन सी बड़ी बात है, बहुत ही आसान है। देखो बच्चों, अगर एक लाइन है तुम्हारे पास,
x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। और वो लाइन किसके पैरेलल है? प्लेन के पैरेलल है। अगर प्लेन के पैरेलल हुई लाइन है ना, अभी मैं इमेज बाद में बताऊंगा ना, मेरे एक सवाल का जवाब दो तुम लोग। अगर ये लाइन प्लेन के पैरेलल हुई तो प्लेन के डायरेक्शन रेशो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या सेम होंगे, या उनमें क्या रिलेशन हो रहा होगा? तो बच्चों अगर प्लेन के डायरेक्शन रेशो तो प्लेन के नहीं होते, प्लेन के डायरेक्शन रेशो तो किसके होते हैं? प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशो को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन के डायरेक्शन रेशो। तो प्लेन के डायरेक्शन रेशो मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो, और ये वाली लाइन मतलब नॉर्मल और ये वाली लाइन तो आपस में परपेंडिकुलर हो रही होगी, पैरेलल तो नहीं हो रही होगी। मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशो और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट 0 होने वाला है। मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशो और प्लेन के डायरेक्शन रेशो का डॉट प्रोडक्ट 0 होने वाला है। समझ में आ रही है बात? तो तुम ये मत सोच लेना कि प्लेन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन रेशो सेम होने वाले, नहीं। ठीक है, अगर ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती तब लाइन के डायरेक्शन रेशो और प्लेन के डायरेक्शन रेशो सेम होते, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होने का मतलब है नॉर्मल के पैरेलल हो गई लाइन, और नॉर्मल और दोनों का डायरेक्शन रेशो सेम हो जाए। ठीक है, चलो, अगर बात समझ में नहीं आया हो तो बच्चों 5-10 सेकंड पीछे करके फिर से सुन लो। अब हम बात कर रहे हैं कि इस लाइन की इमेज कैसे निकालें। तो इस लाइन पे हमें एक पॉइंट तो पता होगा ना बच्चों, पी पॉइंट, ए x1 y1 z1, क्या पी पॉइंट पता होगा? ठीक है, अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसकी इमेज भी पैरेलल ही आ रही होगी। मतलब जो डायरेक्शन रेशो इसके आने वाले हैं वही डायरेक्शन रेशो इसके आने वाले हैं। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो एबीसी है तो इसके भी एबीसी होंगे। इस पॉइंट की इमेज हमें पता, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है, कोई भी एक पॉइंट होगा इस पर, x1 y1 z1, पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन उसकी जो इमेज आएगी वो इस लाइन के ऊपर आएगी, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों सेम सेम डिस्टेंस पे हो रही होगी। तो कुल मिलाकर हमें पी डैश पता लग जाएगा। अब पी डैश पता लगने का मतलब है उस पॉइंट का x1 y1 z1 की इमेज इस लाइन पर आ रही होगी, वो पता लग जाएगी। अब इमेज पता लग गई मतलब पॉइंट पता लग गया और डायरेक्शन रेशो पता है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, x माइनस एल्फा वाई माइनस बीटा जेड माइनस गामा डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशो ए बी सी। एल्फा बीटा गामा क्या होंगे? x1 y1 z1 वाले पॉइंट की इमेज हो रहा होगा। ठीक है, अब इसी में सेकंड केस से बनता है बच्चों कि अगर लाइन पैरेलल नहीं हो रही हो तो तब भी बच्चों एक पॉइंट तो होगा ना यहाँ पर, क्या तुम उस पॉइंट की इमेज निकालोगे? तो मान लो एक ग्रीन कलर की लाइन है, उसकी जो इमेज बनेगी वो मैंने ब्लू कलर की लाइन बना दी है। मतलब जैसे ऊपर जा रहा है तो इधर नीचे जा रहा होगा, इधर नीचे जा रहा होगा तो उसकी इमेज ऊपर जा रही होगी। तो मैंने पी पॉइंट की तुम्हें इमेज निकालनी है, पी डैश। इमेज निकल गया, लेकिन क्या इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो सेम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि देखो तो क्रॉस कर रही है तो डायरेक्शन रेशो कैसे सेम हो सकते हैं? पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशो सेम होते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, गेट प्लस सेकंड पॉइंट तो अपन ने पढ़ लिया, पी डैश निकाल लो, जो इमेज ऑफ पी प्लेन की है, प्लेन की पी पॉइंट की प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज निकालने का फॉर्मूला पढ़ रखा है अपन ने, तो वहां से निकाल लेंगे। अब क्यू पॉइंट कैसे निकालें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यू पॉइंट तुम्हें एक जनरल पॉइंट लेट करना है इस ग्रीन कलर वाली लाइन पर, जो हमें लाइन गिवन होगी। ठीक है, जनरल पॉइंट कैसे लेंगे? इक्वल टू आर करके जनरल पॉइंट ले लेंगे लाइन के, इक्वल टू आर करके। वो जनरल पॉइंट हम ऐसा पॉइंट लेट कर रहे हैं जो प्लेन के ऊपर भी लाई करता है। अगर वो पॉइंट प्लेन के ऊपर लाई करता है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन को सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब है प्लेन की इक्वेशन में पुट करके वहां से हम लोग अननोन आर की वैल्यू निकाल लेंगे। जो आर की वैल्यू आएगी वो जनरल पॉइंट में पुट कर देंगे, उससे क्यू पॉइंट आ जाएगा। अब क्यू पॉइंट हमारे पास आ गया है, पी डैश पॉइंट हमारे पास आ चुका था इमेज। इन दोनों पॉइंटों को माइनस करने से, टू पॉइंट को माइनस करने से इसके डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे। यूज टू पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, मतलब दोनों को माइनस करने से डायरेक्शन रेशो आ गए। डायरेक्शन रेशो पता चल चुके हैं, इनमें से एक पॉइंट भी पता है हमें, दोनों पॉइंट पता है। फिर लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे ना, लाइन की इक्वेशन आती है लिखनी, x-x1 y-y1 z-z1, कोई भी एक पॉइंट ले लो और नीचे डायरेक्शन रेशो लिख दो। ठीक है, एक और छोटे छोटे से दो पॉइंट है ये वाले, हालांकि ये तुम्हें पता भी होंगे लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लो। एंगल बिटवीन द टू प्लेन, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना हो तो कोस थीटा,
दोनों की डायरेक्शन रेशो लिख देंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, इसको सिग्मा A1 स्क्वायर लिखा हुआ है। A2 स्क्वायर का सिग्मा का मतलब है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म में करना है तो डायरेक्शन रेशो ये होंगे, तो N1 डॉट N वेक्टर और N1 वेक्टर अपॉन N2 वेक्टर आ जाए। अब एंगल बिटवीन द प्लेन और लाइन, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है एंगल बिटवीन द टू प्लेन और या फिर टू लाइन, दोनों में सेम ही यूज आता है। लेकिन अगर प्लेन और लाइन के बीच में एंगल पूछा है तो फॉर्मूला ये वाला तो सेम ही रहेगा, A1 A2 B1 B2, लेकिन यहाँ कोस थीटा की जगह साइन थीटा आ जाएगा। उसका कारण क्या है कि बेसिकली प्लेन के बीच में एंगल नहीं बनता। मान लो ये वाला जो एंगल हमें ब्लू कलर की लाइन है उसके बीच में और प्लेन के बीच में एंगल निकालना है, तो प्लेन और ब्लू कलर की लाइन के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। लेकिन डायरेक्शन रेशो तो प्लेन के नहीं होते, डायरेक्शन रेशो तो नॉर्मल के होते हैं जो प्लेन के हम बोलते हैं। तो बेसिकली मैं प्लेन और नॉर्मल के बीच में एंगल निकाल लेता हूँ, सॉरी नॉर्मल और लाइन के बीच में एंगल निकाल लेते हैं। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशो तो हमें पता है क्या है, A1 B1 C1, मतलब लाइन की इक्वेशन गिवन होगी तो वहां से पता लग जाएगा। और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो A2 B2 C2, जो हम प्लेन के डायरेक्शन रेशो बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो ये थीटा है प्लेन और लाइन के बीच का, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब दो लाइन के बीच में, नॉर्मल और लाइन के बीच में एंगल कितना आ गया 90 माइनस थीटा। तो इसी फॉर्मूले में हम थीटा की जगह पर क्या पुट कर देंगे 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा। तो बेसिकली तुम्हें ये याद रखना है कि प्लेन और लाइन के बीच में फॉर्मूला तो सेम ही होगा, बस कोस थीटा की जगह पर साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब मैं बोल रहा था कि जो लास्ट लास्ट में मैं बताऊंगा वो आ चुका है तुम्हारे सामने, कि इंटरसेक्शन लाइन ऑफ द टू प्लेन, इंटरसेक्शन लाइन ऑफ द टू प्लेन, दो प्लेन के बीच में से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखें। ठीक है बच्चों, दो प्लेन के बीच में से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखें। तो इसको लिखने के दो मेथड है बच्चों। ठीक है, एक मेथड तो एनसीईआरटी वालों ने जो बता रखा है वो ये है कि ये वाली जो लाइन होगी वो इस प्लेन की नॉर्मल की क्या हो रही होगी बच्चों, परपेंडिकुलर हो रही होगी, क्योंकि ये तो नॉर्मल जा ही रहा होगा, है ना। इसके इधर बना देता हूँ मैं, ये नॉर्मल हो रही होगी इसकी, और ये लाइन प्लेन के ऊपर लाई करती है, मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे, परपेंडिकुलर हो रहे होंगे। तो ये वाली जो लाइन का वेक्टर है वो N1 वेक्टर येलो कलर वाले प्लेन के वेक्टर के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, L वेक्टर और N1। और जो ब्लू कलर का प्लेन है उसका जो नॉर्मल हो रहा होगा N2 वेक्टर, और ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये लाइन तो प्लेन के ऊपर लाई कर रही है और नॉर्मली हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो L1 वाली लाइन है जो इन दोनों पर लाई करती है वो N1 और N2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो तुम्हें अगर L1 लाइन के डायरेक्शन रेशो चाहिए, DRS, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, N1 और N2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दो के क्रॉस प्रोडक्ट करने से उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशो आ जाते हैं। तो L वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें आता है बच्चों, डिटरमिनेंट लगाकर आई कैप जे कैप के कैप लिख दो, N1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशो लिख दो, N2 वेक्टर के डायरेक्शन रेशो लिख दो। नॉर्मल का मतलब है प्लेन के डायरेक्शन रेशो, मैं बहुत बार बोल चुका हूं तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए अब। तो देखो डायरेक्शन रेशो तो आ गए लाइन के, तो लाइन के डायरेक्शन रेशो तो हम लोग डिवाइड में यहाँ लिख ही देंगे, नीचे यहाँ लिख देंगे। लेकिन अब इसमें ना पॉइंट की भी जरूरत पड़ती है, माइनस करके पॉइंट भी तो लिखते हैं अपन, तो पॉइंट कैसे लिखेंगे। तो एनसीईआरटी वाला तो ये बोलता है बच्चों की जो एक्स वाई जेड है इनमें से तुम किसी भी एक को जीरो कर दो, या तो एक्स के जीरो कर दो दोनों के, या वाई को जीरो कर दो, या जेड का जीरो कर दो। तो बेसिकली बच्चों को ये एडवाइस दी जाती है कि तुम जेड को जीरो कर दो बोर्ड के अंदर, लेकिन यहाँ तुम कुछ किसी को भी जीरो कर दो, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि किसको जीरो कर रखा है ना। तो बहुत बार जीरो भी नहीं करा होता, मैं अभी आऊंगा धीरे धीरे, बहुत बार जीरो भी नहीं कर रखा होता है, फिर भी कुछ और करते। तो पहली कंडीशन है कि जीरो कर दो, किसी भी एक को जीरो कर दो, तो बाकी दो में इक्वेशन आ जाएगी। मान लो मैंने जेड को जीरो करा तो एक्स वाई और कांस्टेंट एक्स और वाई कांस्टेंट में इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को आपस में सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, एलिमिनेशन मेथड लगाकर। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई और जेड जीरो हो गया, मतलब एक पॉइंट तैयार हो गया, वो पॉइंट यहाँ लिख दो। ठीक है, और नीचे डायरेक्शन रेशो इसको सोल्व करने से आ ही जाएंगे लाइन के, तो अपना काम हो गया।
लेकिन आजकल क्या होता है कि यार लाइन के जो पॉइंट है ना वो जेड जीरो करके या एक्स वाई में से किसी को भी जीरो नहीं करा हुआ होता। तो अब कैसे निकालें? तो तुम ऐसे नहीं कर सकते कि किसी को भी निकाले, वो चालाकी कर रखी है उन लोगों ने। क्या चालाकी कर रखी है कि तुम सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशो निकाल लो। उससे तुम्हारे ये पता लग जाएगा कि कौन से ऑप्शन में डायरेक्शन रेशो सेम आ रहा है। मान लो दो ऑप्शन में डायरेक्शन रेशो सेम आ जाते हैं, और जो ऊपर पॉइंट गिवन है उनमें से किसी को भी जीरो नहीं कर रखा, तो तुम्हें दोनों लाइनों में से जिसके डायरेक्शन रेशो सेम मैच कर रहे हैं ऑप्शन में से, उन दोनों के पॉइंट निकालने हैं। और उन दोनों पॉइंट को दोनों दोनों इसमें पुट कर देना, किसमें? प्लेन की इक्वेशन में। अगर कोई पॉइंट दोनों प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब उस लाइन के ऊपर भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। मान लो नहीं मैच कर रहा तो उसको तुम रिजेक्ट कर दो। तो मतलब वो लाइन के ऊपर जो पॉइंट लाई करना चाहिए वो कहाँ लाई करना चाहिए? दोनों प्लेन के ऊपर लाई करना चाहिए। तो आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जेड या एक्स वाई को जीरो ना करके वो पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा के देखना पड़ता है। सारी विद्या यूज में करनी है उस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो मेरा थ्योरी के अंदर बच्चों लास्ट पोर्शन था। अब एक और तरीका है आजकल करने का कि तुम ऐसे इस तरह से डायरेक्शन रेशो ना निकालो एन वन एन टू वेक्टर करके, इसकी जगह पर कुछ और कर सकते हो। हाँ, कुछ और क्या कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंडेबल है क्वेश्चन पे, है ना? क्वेश्चन को किस तरह से अपने को सोल्व करना है। मान लो दो वेक्टर है ना, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 लिखा हुआ है ना? और एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 लिखा हुआ, माइनस 3 लिखा हुआ, ऐसे दो है। अब मैंने तो एक तरीका बताया तुम लोगों को, क्या बताया तरीका? कि किसी भी एक को जीरो कर लो और बाकी से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। लेकिन आजकल क्या करते हैं ना किसी एक को ऐसे इलिमिनेट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे इन दोनों को प्लस करने से क्या होगा बच्चों? एक्स प्लस वाई, मैंने सिंपल लिया एग्जाम्पल, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो आ गया। मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया। एक्स और वाई में मैंने एक रिलेशन बना लिया। ठीक है। अब क्या करो तुम, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो। यहाँ पर पुट कर दिया है ना, मान लो यहाँ पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू पुट कर दिया माइनस वाई। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ तो हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। वाई से वाई कैंसिल हो गया, जेड इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो एक रिलेशन तो आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई में, और दूसरा रिलेशन नहीं आया, केवल जेड आ गया। ऐसे भी आ गया। तो इनको कैसे लिखे? तो मैंने बताया था सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है इसको। एक्स अपॉन वन, वाई अपॉन माइनस वन लिख सकते हो, और इसको इक्वल टू लगाकर जेड प्लस थ्री डिवाइडेड बाई जीरो लिख सकते हो। ठीक है ना? ऐसे इक्वल टू में जो आता है उसको ऐसे लिख सकते हो। अब मान लो इसी क्वेश्चन में क्या हो रहा होता, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, है ना? इस तरह से भी फॉर्म लिखा जाती है आजकल। मतलब इतना सारा तुम्हें नॉर्मल वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है अगर दो प्लेन है और इंटरसेक्शन ऑफ लाइन निकालना है। इसकी जगह तुम क्या कर सकते हो, मान लो यहाँ पर 2x लिखा हुआ है ना, 2x लिख दिया, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो 2x लिखने से क्या होगा, फिर वापिस से वही करे काम, है ना? किसी भी एक को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो मेरे को उसको x हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें प्लस करने से ऑटोमेटिक अभी भी हट रहा है। तो दोनों में क्या रिलेशन आ रहा होगा, 3x प्लस 2y। ठीक है ना? 3x प्लस 2y कैंसिल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 2y। ठीक है, ये रिलेशन आ रहा है, सिंपल सी बात है। अब क्या करो तुम, यहाँ पर 3x या 2y या y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, माइनस 2y/3। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2y/3 प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, माइनस 4y, एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, प्लस 3y माइनस 3z, 3 एलसीएम ले लिया, नीचे 9 हो जाएगा। ये हो गया माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू लिखा जा सकता है, y इक्वल टू कितना लिखते हैं अपन, y को इधर उठा के ले गए और इधर आ गया, तो -3z-9। ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 3x/-2। तो अब इन तीनों को आपस में इक्वल कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा 3x/-2 इक्वल टू वाई इक्वल टू -3z-9। तो ये आ गई अपने पास इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन। लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना अब अपनी जिम्मेदारी है। इसको ऐसे लिख देंगे x/-2/3 y/1। यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो z+3/-1/3। अब तुम इसको 3 से 6 से मतलब कैसे भी करके थोड़ा सा और अरेंज कर दो। मान लो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 3 -1 आ जाएगा। तो तुम्हें ये डायरेक्शन रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके भी तुम आपस में कन्वर्ट कर सकते हो।
ठीक है बच्चों, ऐसे भी तुम इंटरसेक्शन ऑफ लाइन निकाल सकते हो। अब मैं तुम्हारे लिए पहला क्वेश्चन कर सकता हूँ, तुम चाहो तो ब्रेक भी ले सकते हो। ये 2022 में आए हुए एक या दो क्वेश्चन है जिनको अपन सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो तो बड़ा हो गया लेकिन तुम्हारे लिए काम की चीज है। अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा करने का तो कोई बात नहीं, तुम अब आराम से बैठ जाओ, पानी वानी पी लो, देख लो कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है, और तुम्हारे में हिम्मत है, एनर्जी बची हुई है तो कर लो। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द लाइन। ठीक है, हमें एक इक्वेशन ऑफ प्लेन पता करना है जो कौन से पॉइंट से पास होता है इस पॉइंट की इस लाइन के रेस्पेक्ट वाले इमेज से। मान लो एक लाइन है और एक पॉइंट हो गया 2,3,1, और यहाँ पर इसकी इमेज आ जाती है, ये पी पॉइंट है, पी डैश इसकी इमेज आ गई, तो इससे पास होता है। और ये पॉइंट इस लाइन इस प्लेन के ऊपर है। ठीक है, और कंटेनिंग द लाइन, इस एको लाइन को इसमें कंटेन करता है, इस लाइन को कंटेन करता है, इस वाली लाइन। कंटेन करने का मतलब क्या हुआ कि देखो, इसको पहले थोड़ा अच्छा सा लिखो क्योंकि इसमें एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव इसमें नेगेटिव है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखेंगे तो x-2/3, y-1/-2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, z+1/1। मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशो कितने आ जाएंगे, 3-2-1। और इस पर एक पॉइंट लाई कर रहा होगा बच्चों, कौन सा, इसको जीरो कर करके देख लो तो कितना आ जाएगा, 2,1,-1। ध्यान रखिए, बहुत बार मैंने ये भी देखा गया है कि बच्चे इस पॉइंट को ही डायरेक्शन रेशो बोल देते हैं ऊपर वाले को। नहीं, थोड़ा समझदारी से लिखें, डायरेक्शन रेशो को इस तरह से एरो में बंद कर देते हैं। तो बहुत आसान सा है बच्चों, है ना। हाँ, ये अपन ने पढ़ा हुआ है मेरे हिसाब से, एक तो 6 या 7 वाला पॉइंट है प्लेन में, कि प्लेन के अंदर एक लाइन की इक्वेशन होती है और एक पॉइंट होता है, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालें। उन्होंने प्लेन की इक्वेशन ये दी हुई है और उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा गया है। तो देखो, दो बातें, दो क्वेश्चन पूछ लिए इन लोगों ने हमसे। एक तो इमेज निकालने वाला प्रोसेस पूछ लिया, और इमेज निकालने के बाद अगर एक पॉइंट आ जाता है और एक लाइन आ जाती है तो कैसे प्लेन की इक्वेशन निकालें। तो अभी प्लेन में पढ़ा होगा बच्चों, 6 7 में से कोई पॉइंट हो सकता है ना। मैं यहाँ लेके भी चलता हूँ तुम्हें, ये वाला कुछ कंसेप्ट था। अगर तुम्हें नहीं याद आया तो तुम इसको दोबारा से कंसेप्ट को देख लेना। ये 6 वाला कंसेप्ट है, 6 वाला कंसेप्ट है ना, कंटेन द लाइन इन पॉइंट वाला। तो सबसे पहले बच्चों अपन 6 वाला कंसेप्ट लगा देंगे अभी, लेकिन सबसे पहले अपने को ये पी डैश वाला पॉइंट चाहिए, मतलब इमेज निकालते हैं। तो इमेज कैसे निकाली जाए इसकी वो देखते हैं। इमेज निकालने का सबसे आसान तरीका है कि इस पॉइंट पर, इस लाइन पर सबसे पहले इक्वल टू क्या लिख दो, आर लिख दो। आर लिखकर तुम एक जनरल पॉइंट निकाल लो यहाँ पर। ठीक है, इस पर एक जनरल पॉइंट निकाल लो। इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता इमेज निकालने का, प्लेन का होता है लेकिन लाइन का नहीं होता। तो इस पे फिर हम लोग पी एम बना देंगे, मतलब इस पे जनरल पॉइंट निकाल लेते। तो जनरल पॉइंट आ रहा होगा बच्चों 3r+2, इसको इसके इक्वल कर दो, y=-2r+1, और z=r-1। ये एम पॉइंट आ गया। अब इस एम पॉइंट को पी एम पॉइंट के डायरेक्शन रेशो चाहिए, DRS ऑफ पी एम। तो डायरेक्शन रेशो कैसे चाहिए, इनको माइनस कर देते हैं, 3r+2 में से 2 माइनस करा तो 3r, -2r+1 में से 3 माइनस किया तो -2r-2, r-1 में से करा 1 तो r-2। ये पीएम के डायरेक्शन रेशो आ गए। एबीसी के डायरेक्शन रेशो कितने थे इस लाइन के, 2 1 1 -1। ये इसके डायरेक्शन रेशो है। ठीक है ना, पॉइंट और डायरेक्शन रेशो सेम मैच कर रहे हैं ऊपर वाले के, लेकिन थोड़ा ध्यान दें, 2 1 1 -1 है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से किसके डायरेक्ट, अब देखो इस लाइन की डायरेक्शन रेशो तो ये है और इस लाइन की डायरेक्शन रेशो ये है, दोनों आपस में 90 डिग्री है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से क्या होगा बच्चों, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर वैल्यू आते जनरल पॉइंट आ जाएगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 2 1 -1 का इसके साथ। तो 2 का करा तो 6r, 1 का करा तो -2r-2, और -1 का करा तो -r+2 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3r, एक कैंसिल हो गया, =0, आर की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, कुछ गलती होगी तो देख लेना, लेकिन ये आता जाए। अब आर की वैल्यू 0 आते ही पॉइंट आ जाएगा 2 1 -1। ये कौन सा पॉइंट आ गया, 2 1 1 -1।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है। 2 1 1 - 1 कौन सा पॉइंट आया, एम वाला पॉइंट। ना एक बार और देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 3 R, ये गलती लिख दी है मैंने, जनरल पॉइंट है ना, इस पर वापस आते हैं। लाइन कौन सी ले ली, नीचे वाली, जबकि लाइन ऊपर वाली लेनी थी। यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर आएगा इसके इक्वल टू आर लगाना है ना, लाइन तो ये वाली थी, इसके अबाउट इमेज निकालनी है। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। 2R - 1, इस लाइन के अबाउट इमेज निकाली, फिर आ जाएगा R+3, और यहाँ से इमेज निकालेंगे तो -R - 2। इस लाइन के अबाउट निकालने थे ना इमेज, मैंने इस लाइन के अबाउट निकाल दी। तो अब ये वाला पॉइंट आ गया, अब हमें डायरेक्शन रेशो निकालना है। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको और इसमें से माइनस कर दो, है ना। तुम सोच रहे होंगे कि सर हमारा ठीक था, लेकिन आपके चक्कर में हमारा भी गलत हो गया। कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। अब R - 2, ठीक है, इसमें से माइनस करना है, तो R - 2 में से 1 माइनस करेंगे। ये सब कुछ ठीक चल रहा है। -2 करो तो कितना आ रहा होगा, -R - 3। ये पीएम के डायरेक्शन रेशो हो गए। अब पीएम के डायरेक्शन रेशो और 2 1 1 1 दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो कर दो। 4R - 6, फिर +R+R+3 = 0। तो ये हो गया 6R - 3 = 0, R = 1/2। तो R की वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कर दो। R की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो 1, ये 0 हो जाएगा। 1/2 यहाँ पुट करा तो 7/2, और 1/2 यहाँ पुट करा तो -5/2। तो एक्स वाई जेड में मतलब एम पॉइंट ही आ गया अपने पास, जनरल पॉइंट। अब इस वाले पॉइंट का और इस पी डेस को लिख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। इन दोनों का मिड पॉइंट ये वाला हो रहा होगा, मतलब 2 प्लस 0, सॉरी 2 + अल्फा, 2 + अल्फा/2 = 0 आ रहा हो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, और 3 + 7/2/2 = यहाँ फिर गड़बड़ है ना, देखो यहाँ पर बीटा लेना है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। जल्दीबाजी में गड़बड़ हो रहा है, तो ये तुम्हें बचना है वहां पर। इक्वल टू कितना आएगा, 7/2, इससे कैंसिल होकर बीटा की वैल्यू 4 आ गई। और तीसरा आ रहा है 1+1+गामा/2 = -5/2। तो यहाँ पर गामा कितना आ गया, -6। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। अब बच्चों वापिस से मैंने तो कंसेप्ट बता देता हूँ, मैंने बताया था पहले भी, तुम कर सकते हो इसके बाद, कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, उस पर एक पॉइंट है 2 1 - 1, और इसके डायरेक्शन रेशो है 3 - 2 1। ठीक है, और एक पॉइंट और आ गया हमारे पास, ये वाला -2 4 और -6। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाकर हम एक लाइन की डायरेक्शन रेशो निकाल सकते हैं। और इस लाइन की डायरेक्शन रेशो हमें पता है, तो दोनों का क्या कर लेंगे अपन, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। इस लाइन के डायरेक्शन रेशो कितने आ जाएंगे अपने पास, 4 -3 और 5। इस येलो कलर वाली लाइन की इसके डायरेक्शन रेशो पता है, दोनों का डायरेक्शन रेशो का क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या आ जाएगा, इस प्लेन की नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो आने के बाद हमें प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, Ax - x1 प्लस By - y1 प्लस C z - z1 = 0। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन रेशो आ गए ABC। और x1 y1 z1 तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो, या तो ये वाला पॉइंट ले लो या फिर ये वाला पॉइंट ले लो, दोनों को पुट करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ से तुम आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब मैं तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसको भी थोड़ा थोड़ा हिंट ही बताऊंगा, फिर अगले वाले नेक्स्ट जो मैं वीडियो बताऊंगा, वीडियो पढ़ करेंगे, उसमें अपन क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आर वेक्टर है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो। जैसे इसको लिखा जा सकता है 3i मतलब दो लाइनें हैं। एक लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एल एक लाइन है जो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, और इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। इन दोनों लाइनों को सबसे पहले 3 + T T आ रहा है, SS आ रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 3i - j - +4k
और टी कॉमन लगाकर लिखकर यहाँ लिख दो। यहाँ 1t आ रहा है, 2t आ रहा है, यहाँ 2t आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे। तो 1i के 2j के प्लस 2k के। तो आगे वाला तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को मैंने बताया था, और पीछे वाला डायरेक्शन रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1i की जगह सिंपल i भी रह सकता है। दूसरी लाइन है, ये L1 लाइन हो गई, L2 लाइन हो गई। इसको कैसे लिखेंगे? 3i के प्लस 3j के प्लस 2k के प्लस s निकाल लिया। तो 2i के प्लस 2j के प्लस k के। ये डायरेक्शन रेशो आ गई दूसरी वाली की, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है बच्चों। अब इन्होंने हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि एक एल लाइन थी जो ओरिजिन से पास होती है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो मैं भी उस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बोले, अभी देखते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट इन फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब होता है टोटल मिलाकर 8 ऑक्टेंट होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं ना, ऐसे ऑक्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट में मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जेड पॉजिटिव होता है, और फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ में जेड नेगेटिव होता है। फर्स्ट फोर में जेड पॉजिटिव, लास्ट के फोर में जेड नेगेटिव। फर्स्ट फोर में सिंपल एक्स वाई वैसे चलते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव। जो थर्ड नंबर पे आता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जेड वाला। और फिर फिफ्थ से लेकर एट्थ में क्या होगा, फिर से रिपीट होता है, फर्स्ट की तरह ही आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन जेड नेगेटिव हो जाएगा। फिर नेगेटिव पॉजिटिव जेड नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव जेड नेगेटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव एक्स वाई तो पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगे, और इधर वाला जेड नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हो जाएगा। नहीं आया तो एक बार देख लेना, ऑक्टेंट कोई इतनी बड़ी बात नहीं, है ना, लेकिन आता है तो बड़ी बात रहती है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट पे आने का मतलब है उसके पॉजिटिव होने वाला है। जो कोऑर्डिनेट लेना है L2 लाइन पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ रूट 17 डिस्टेंस पर है फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L और L1। एक लाइन L है और एक लाइन L1 है, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है उससे L2 पर एक कोई कोऑर्डिनेट है जो रूट 17 डिस्टेंस पर है। L और L1 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से रूट 17 डिस्टेंस पर L2 पर कोई दूसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है ABC। ठीक है। तो ABC का सम करके 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत आसान है बच्चों, इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, L2 लाइन पर एक पॉइंट लेट कर लेना है, जनरल पॉइंट लेट कर लेना है। तो जनरल पॉइंट कैसे लेट करें? तो या तो इसको तुम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो L2 को, या जो ये पॉइंट आ रहे हैं ये सब जनरल पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पॉइंट आ रहे हैं आगे के जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो 3+2s, 3+2s और 2+s। ये L2 पर एक पॉइंट हो गया जो बाद में किसको रिप्रेजेंट करेगा, ABC को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब L1 लाइन और L1 और L वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले देखो, L1 लाइन को मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैसे कन्वर्ट करें? हालांकि जरूरत नहीं है इसको करने की, क्योंकि मेरे को इसमें से जनरल पॉइंट ही निकालना है। तो ये वाला जनरल पॉइंट में निकाल लेता हूँ L1 का। यहाँ मैंने ABC लिखा हुआ है तो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है। इफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑन L2 एट ए डिस्टेंस रूट 7 फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1, ये है। ये ABC यहाँ गलत आ रहा है ना, ABC तो नीचे वाला आएगा। तो L और L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो इन दोनों के जनरल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो L1 का जो जनरल पॉइंट होगा बच्चों, L1 का जो जनरल पॉइंट होगा वो क्या हो रहा होगा, वही L1 में यहाँ लिख दो सिंपल, 3+t और -1+2t। अभी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सिखाऊंगा मैं तुम्हें, कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं दो लाइन का, और इस ब्लू कलर वाली लाइन पर जनरल पॉइंट कैसे निकालें। ठीक है। तो इसने जो ये लाइन है ये बोल रखी थी हम लोगों से कि एक तो ओरिजिन से पास होती है। मान लो इस लाइन की इक्वेशन तो हम ऐसे लिखेंगे ना, x-x1 y-y1 z-z1 अपॉन ABC, इसके डायरेक्शन रेशो चाहिए। तो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास होने का मतलब x1 y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। ये सब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब ये वैल्यू 0 0 हो गई, लेकिन ABC की डायरेक्शन रेशो कैसे निकालें? तो जो ABC है वो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊपर, है ना। L1 यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लाइन है दोनों के परपेंडिकुलर है। तो दोनों के परपेंडिकुलर होने का मतलब तो बहुत आसान सा काम है कि इन दोनों का लाइनों का जो डायरेक्शन रेशो है L1 और L2 का, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे।
इन दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशो के क्रॉस प्रोडक्ट करने से किसके डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे, एल के। तो एल के डायरेक्शन रेशो अगर हमें निकालने हैं बच्चों, तो तुम्हें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वही डिटरमिनेंट लगाएंगे, 1 2 2 लिख देंगे, 2 2 1 लिख देंगे, है ना। तो इससे डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे, है ना। कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं तुम्हें। तो 2 - 2 हो जाए 4 हो जाएगा, -2 i के। फिर माइनस जे केप में कितना आ रहा होगा, 1 - 4 -3, तो +3 जे केप हो जाएगा। फिर के केप में आ रहा होगा 2 - 4, तो -2 के केप हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे नीचे के, -2 3 और -2। अब इस पे एक जनरल पॉइंट निकालना है, तो आर लिख देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा, आर लेमडा कुछ भी लिख दो, तो -2 r आ रहा होगा। वाई इज इक्वल टू 3 r आ रहा होगा। जेड इज इक्वल टू -2 r। अब ये जनरल पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये इस लाइन और इस L1 का तो जनरल पॉइंट ये था, एल वाली लाइन का जनरल पॉइंट ये वाला है। तो देखो इन्होंने सबसे पहले तो जनरल पॉइंट निकालना ही ये काम करवा दिया। तो जनरल पॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चों, ये दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए, ये वाला और ये वाला, तभी इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा। तो इन दोनों को आपस में इक्वल इक्वल कर दो। इक्वल इक्वल कैसे करें, -2 r इज इक्वल टू 3 + t कर दो। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी आर में। दूसरा जो 3 r है, या -2 r को ही पकड़ते हैं, है ना, ताकि इक्वल इक्वल तो हो कुछ। -2 r जेड वाला ले लिया मैंने ना, उसको किसके इक्वल कर दो, 4 + 2t के। तुम इसको भी कर सकते हो, 3 r इक्वल टू इसके किसी भी दो को कर दो। अब यहाँ से t और r की वैल्यू निकाली जा सकती है बच्चों, है ना। दो इक्वेशन है, आपस में इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से 3 + t इज इक्वल टू 4 + 2t आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू -1। t इक्वल टू -1 आते ही ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और या फिर t की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा -2 r इज इक्वल टू 2 r इज इक्वल टू -1। तो r की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे, तो 2 - 3 2, ये पॉइंट आ जाएगा। 2 - 3 और 2, तो ये वाला पॉइंट आ गया अपने पास, 2 - 3 और 2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से ये जनरल पॉइंट है, और ये जनरल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, और किसके इक्वल कर देंगे, √17 के। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा आया बच्चों अपने पास, 2, -3, 2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल कर इसको क्यों ले लेते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल कर √17 कर देंगे, उससे एस आ जाएगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों, पी क्यू डिस्टेंस निकालने बेसिकली अपन। तो 3 + 2s में से 2 माइनस करेंगे, तो 2s + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आती है ना निकालनी। 2s + 3 में से -3 करेंगे, तो 2s + 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और 2 + s में से 2 माइनस करेंगे, तो s का स्क्वायर हो जाएगा ना, पूरा रूट आ जाएगा ये यहाँ तक। अब इसकी pq की वैल्यू गिवन है √17 डिस्टेंस, और इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। वहां से s की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके। s की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देना, उससे abc पॉइंट आ जाएगा, फिर उसका सम कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो पर थोड़े आजकल लेंथी क्वेश्चन आते हैं, तो आगे के क्वेश्चन बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो भी देखना, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की। अगर तुम खुद से करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मिलकर। तुम भी मेहनत करो, काफी लंबा वीडियो हो गया होगा आज का अपना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अच्छे नंबर लेके आओ और अपने घर वालों का नाम रोशन करो।